नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एनक्यूब एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 1, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट फाउंडेशन यूनिट है, मतलब अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो बाकी सारे यूनिट्स ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से सब कुछ समझेंगे विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी तो डिफिनीशन से पहले हम समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस क्या होता है। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ एक आइडिया काफ़ी नहीं होता, हमें चाहिए लोग यानी कि पीपल, पैसा, कैपिटल, प्लेस, मशीनरी, प्लानिंग। इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप एक बेकरी स्टार्ट करना चाहते हो तो शेफ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, शॉप चाहिए, पैसा चाहिए। इन सबको सिस्टमेटिकली अरेंज करना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। तो पढ़ेंगे अब डिफिनीशन। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज फॉर्म्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एंड अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिसोर्सेस को कंबाइन किया जाता है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एग्जाम में आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझना चाहे तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली एंड प्रॉफिटेबली। अब नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हायर लेवल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब। देन कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, बट अगर कोऑर्डिनेशन है तो जो भी कॉमन बिजनेस जो भी बिजनेस का कॉमन गोल है वो ईजिली अचीव हो जाएगा। इट इंश्योर्स ऑर्डर, एफिशिएंसी एंड कंटिन्यूटी इन बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, मतलब बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बट चैरिटी बिजनेस नहीं होता। सेकंड, प्रॉफिट मोटिव। मेन एम इज अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का प्राइमरी एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स, कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस में काम रेगुलर बेसिस पर होता है, एक बार का काम बिजनेस नहीं होता। जैसे कि आपने आज कोई सामान खरीदा या एक दो बार बस सामान कोई खरीदा या बेचा तो आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। जब आप कोई काम रेगुलरली करोगे, रेगुलरली डीलिंग करोगे, बाइंग सेलिंग करोगे तो वो बिजनेस कहलाएगा। रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर बिजनेस में ओनर, मैनेजर, वर्कर्स, डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में फ्यूचर श्योर नहीं होता, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फोकस ऑन फुलफिलिंग कंज्यूमर नीड्स। आज के टाइम में कस्टमर किंग है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो बिजनेस फेल हो जाता है। लीगल रिकॉग्निशन, ऑपरेट्स अंडर लॉज एंड रेगुलेशन। लॉज और रेगुलेशन पॉलिसीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिजनेस का ऑक्सीजन, इसलिए प्रॉफिट अर्निंग एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल, कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिजनेस को ग्रो कराना, एक्सपेंड करना, ये सब। मार्केट लीडरशिप,
देन आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, फिर कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराना अच्छी क्वालिटी के। फेयर प्राइसिंग, फेयर प्राइस चार्ज करना कस्टमर से, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस किसी भी गुड्स का चार्ज कर रहे हो, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, तो ये सब नहीं, फेयर प्राइस चार्ज करना होता है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉय जिस जगह पे आप काम वर्क कर रहे हो, अपना बिजनेस जहाँ पे चला रन कर रहे हो, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करो, ये नहीं कि आपके बिजनेस की वजह से एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? एम्प्लॉय वेलफेयर, जैसे कि फेयर वेजेस देना, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी वगैरह, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स देने एंड प्रमोशन करना, ये सब। नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, डिवीजन ऑफ वर्क, बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, बिजनेस स्टेबल रहता है, कंटिन्यूटी रहती है। एग्जाम में एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस करके क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के? पहला ह्यूमन रिसोर्स, ओनर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स। एम्प्लॉयज बिजनेस की बैकबोन होते हैं, तो ये सब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। फिजिकल रिसोर्स में क्या क्या आएगा? लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कैपिटल, लोन्स, क्योंकि बिजनेस बिना मनी के इम्पॉसिबल है रन करना। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या क्या आएंगे? टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी के बिना नहीं चल सकता। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के प्रोसेस होता है ये। नेक्स्ट आएगा फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं? प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन में जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स तक का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। मार्केटिंग फंक्शन में क्या आता है? एडवर्टीजमेंट करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना गुड्स का, ये सब मार्केटिंग फंक्शन में आ जाएगा। फाइनेंस में कैपिटल अरेंजमेंट, बजटिंग, ये सब। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसमें आ जाएगा रिक्रूटमेंट करना कंपनी के लिए, ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन देना और मैनेज करना, ये सब। परचेजिंग में आ जाएगा गुड्स को परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोडक्ट के लिए जो भी रिसर्च करनी हो वो आ जाएगा इसमें। अकाउंटिंग, रिकॉर्ड्स रखना, प्रॉफिट एंड लॉस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, ये है अकाउंटिंग फंक्शन। सेकंड आते हैं हम बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड बिजनेस बिहेवियर। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है बिजनेस में ईमानदारी और मोरालिटी फॉलो करना। एग्जांपल, फॉल्स एडवर्टीजमेंट अनएथिकल है, एडल्ट्रेशन अनएथिकल है। इट टेल्स बिजनेसेस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये बिजनेस एथिक्स बताते हैं बिजनेस को कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या क्या प्रिंसिपल हैं जिसके बिहाफ में बिजनेस एथिक्स चलता है? ऑनेस्टी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना। फेयर डीलिंग, चीटिंग नहीं करना, फेयर वे में बिजनेस करना। रिस्पेक्ट फॉर लॉ,
जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं पब्लिक के लिए वो फॉलो करना, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये। देन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे, बिल्ड्स गुडविल, इंक्रीजेस कस्टमर्स ट्रस्ट, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, अवॉइड करता है लीगल प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट हम आते हैं अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होता है। तो सिर्फ प्रॉफिट के बियॉन्ड जाके सोसाइटी के लिए क्या करना है वो बताता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इनहेंस करता है ब्रांड इमेज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, सोशल हार्मनी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है बिजनेस को। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कस्टमर्स के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की? पहली हो गई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, फेयर प्राइसेस चार्ज करना, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट करना। ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा रहे हो एडवर्टीजमेंट में, जैसे कि ये क्रीम लगाने से आप 4 दिन में इतने से इतने गोरे हो जाओगे, ऐसा नहीं। ऑनेस्ट वे में एडवर्टीजमेंट करना जो कि सही हो। टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं? फेयर वेजेस देना, सेफ वर्किंग कंडीशंस देना, इक्विपमेंट्स देना उनको, सेफ गार्ड्स देना, जॉब सिक्योरिटी देना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी बिना रीजन दिए निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, तो वो वर्क अच्छे से करेंगे, एफिशिएंट वे में वर्क करेंगे। नेक्स्ट है टुवर्ड्स गवर्नमेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स पे करना, टैक्स को चुराना नहीं कुछ, और ना ही अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉल्स दिखाना। फॉलोइंग लॉ को फॉलो करो। टुवर्ड्स सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए आपके बिजनेस की वजह से। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं कि जहाँ पे बिजनेस कर रही हैं तो अगर बगल में नदी बह रही है तो उसमें जो भी वेस्ट है वो सब उसी में डंप कर देती हैं, बट ये तो गलत है। इन्वायरमेंट इससे हार्म हो रहा है, नदी पूरी वो हो रही है, डैमेज हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। देन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, चैरिटी वगैरह, डोनेशन, ये सब। टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? फेयर रिटर्न देना इन्वेस्टमेंट में, ट्रांसपेरेंसी, फेयर रिटर्न मतलब कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है एनुअल तो उसका फेयर रिटर्न जो भी बन रहा हो इन्वेस्टर्स का उनको वो रिटर्न देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है तो वो मतलब कि स्टेक होल्डर्स उसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट कम दिखा रहे हो, ये सब नहीं। देन आता है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ बिजनेस रिफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस इंटरप्राइज। प्रमोशन ऑफ बिजनेस का मतलब है न्यू बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की पूरी प्रोसेस। जब आप कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो या नया कोई भी नया बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो मार्केट में तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा? फंक्शंस ऑफ प्रमोशन, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। देन कंडक्टिंग फीजिबिलिटी स्टडी, रिसर्च करना उस बिजनेस के बारे में कि वो बिजनेस चलेगा, नीड कितनी है उसकी, ये सब। देन रेजिंग कैपिटल,
नेक्स्ट स्टेप है रेजिंग कैपिटल रेज करना, कहाँ से आप फंड्स का अरेंजमेंट करोगे, लोन लोगे, सेविंग्स यूज करोगे या किसी फ्रेंड से लोगे, ये सब। एक्वायरिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज लगनी हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो बिजनेस की, वो सब अरेंज करना। कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब कि जैसे अगर आप कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब कंप्लीट करना पड़ेगा। लॉन्चिंग बिजनेस, देन लास्ट में आप कोई भी बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, कितने स्टेजेस होते हैं? सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ आइडिया, पहले तो आप आइडिया जनरेट होता है माइंड में कि किस टाइप का आपको बिजनेस करना है। देन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप पूरी रिसर्च करोगे उस प्रोडक्ट के या उस बिजनेस के बारे में कि इस प्रोडक्ट की क्या नीड है मार्केट में, क्या डिमांड है, ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप करते हो। देन असेंबलिंग रिसोर्सेज, उसके बाद जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस में तो वो आप असेंबल करोगे, वो उसका अरेंजमेंट करोगे आप। देन फाइनेंसिंग द बिजनेस, उसके बाद आप फंड्स का अरेंजमेंट करोगे, लोन्स लोगे, सेविंग यूज करोगे। रजिस्ट्रेशन करना होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी होंगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ये सब। देन लास्ट में आपका कमेंसमेंट, बिजनेस शुरू हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ नंबर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। A sole proprietorship is a business owned, managed and controlled by one person. जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो एक ही पर्सन के द्वारा ऑन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक ही आदमी होगा। इसके फीचर्स, सिंगल ओनरशिप रहेगी, सिंगल पर्सन ही उसको पूरा रन करेगा। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, बहुत इजी होता है इसको स्टार्ट करना बंद करना। जैसे कि आपने कोई शॉप खोली तो वो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जो जो ओनर रहेगा उसका, सोल प्रोप्राइटर का, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। मतलब कि अगर उसका बिजनेस नहीं चल रहा, उसका बिजनेस क्लोज बंद हो रहा है और उसके बिजनेस को बेचने के बाद, उसके बिजनेस के असेट्स को बेचने के बाद अगर लाइबिलिटी सेट ऑफ नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही, तो जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनकी जो भी लाइबिलिटी बची होगी तो आपके पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा उनकी लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए। इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है। देन आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें बिजनेस और ओनर को एक ही पर्सन माना जाएगा, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ओनर बियर्स ऑल रिस्क, सारा रिस्क ओनर ही बियर करता है। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, सिंगल ओनर है तो डायरेक्ट कंट्रोल रहता है उसका। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इजी फॉर्मेशन होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, सिंगल पर्सन होता है तो आसानी से डिसीजन ले सकता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती डिसीजन मेकिंग में। कंप्लीट कंट्रोल रहता है उसके पास, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है उसको, जितना ज़्यादा वो मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो वो उसको अकेले ही इंजॉय करना है, किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करना, इसलिए उसे डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पर्सन की, लिमिटेड कैपिटल होती है, सिंगल पर्सन है तो जितनी उसकी सेविंग होती है तो वही उसकी लिमिटेड, इसलिए उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन ज़्यादा लोन भी नहीं ले सकता और उसके पास सेविंग भी कम होती है। लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, सिंगल पर्सन ही सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए लिमिटेड होती है मैनेजियल एबिलिटी, एक पर्सन के पास जितनी स्किल्स होती है वो उतनी ही लगा सकता है। नो कंटिन्यूटी, इन केस अगर ओनर की डेथ हो जाए तो बिजनेस रन नहीं कर सकता, ओनर की डेथ के बाद वो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। हैवी वर्कलोड, सिंगल पर्सन होता है इसमें तो वर्कलोड भी ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट आते हैं सुटेबिलिटी, किस चीज़ के लिए सुटेबल है ये सोल प्रोप्राइटरशिप। स्मॉल शॉप्स में, रिटेल स्टोर्स में, टेलर्स, लोकल बिजनेसेस, ऐसे ऐसी जगह पे सुटेबल है ये। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप में। एक हो गया था सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप। तो a partnership is a business owned and managed by two or more person who share profits and losses। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि ओन और मैनेज किया जाता है दो और दो से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा। वही लोग आपस में ही प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है शेयर करते हैं। पार्टनरशिप गवर्न करता है, गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप 1930 एक्ट 1932 के अंडर ही पार्टनरशिप की जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी वर्किंग कंडीशंस होंगी, वो सब उसके अकॉर्डिंग ली जाएंगी। नेक्स्ट आता है फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के। इसमें टू और मोर पर्सन रहेंगे, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड जिसे बोलते हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है पार्टनर्स की। इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अगर कोई भी बिजनेस का लाइबिलिटी है तो उसका जो भी क्रेडिटर्स को अमाउंट, मतलब क्रेडिटर्स का जो भी पैसा होगा वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेच के क्लियर किया जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनर्स और बिजनेस को एक ही माना जाएगा। देन आते हैं एडवांटेजेस। इसमें कैपिटल, मोर कैपिटल, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल होगी। बेटर मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो कोई कुछ मैनेज करेगा, कोई कुछ, तो मैनेजमेंट अच्छा होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, सब लोग आपस में रिस्क शेयर करेंगे। इजी फॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, अगर किसी को किसी का डिसीजन नहीं पसंद आता तो झगड़े होने के चांसेस, मन मुटाव होने के भी चांसेस होते हैं। लिमिटेड ग्रोथ होती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो फिर फर्म का डिजॉल्व होना, फर्म को डिजॉल्व करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। देन नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स वो होता है जो बिजनेस के डेली वर्क में एक्टिवली पार्ट लेता है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, क्लाइंट्स और सप्लायर्स से डील करता है। ये पार्टनर कैपिटल भी लगाता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देन सेकंड, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस के डेली काम में पार्ट नहीं लेता, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट लॉस शेयर करता है। ये पार्टनर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, पब्लिक को ज़्यादा पता नहीं होता कि ये पार्टनर है, लेकिन लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो कि नॉमिनल पार्टनर का रोल थोड़ा अलग होता है। जैसे ना तो ये कैपिटल लगाता है, ना बिजनेस में काम करता है, ना प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, बस अपना नाम यूज करने देता है। नाम यूज करने से फर्म की गुडविल बढ़ती है, लोग फर्म पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए नॉमिनल पार्टनर आउटसाइडर्स के लिए लायबल होता है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं जैसे कि किसी फेमस डॉक्टर का नाम लगाना अपने क्लिनिक के साथ। देन माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट लेकिन उसे पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सब कंडीशंस क्या क्या होंगी, सब पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, माइनर प्रॉफिट शेयर कर सकता है, लॉस के लिए लायबल नहीं होता, लेकिन 18 साल होने के बाद माइनर को डिसाइड करना होता है पार्टनर बनना है या नहीं बनना। ये प्रोविजन इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। देन आते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पार्टनर बाय स्टॉपेल। जब कोई पर्सन खुद को पार्टनर बताता है या बिहेव ऐसा करता है जैसे वो पार्टनर हो और थर्ड पार्टी उस पर बिलीव करके डील करती है, तो वो व्यक्ति पार्टनर बाय स्टॉपेल बन जाता है, चाहे वो एक्चुअल पार्टनर हो या ना हो, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग वो लायबल होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर कोई मीटिंग में बोले मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ
तो वो पार्टनर बाय स्टॉपल बन जाता है। और अगर उसकी बात मान के जैसे कोई भी डील करता है उस फर्म के साथ, तो ये उसके लिए लायबल होगा। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। प्रोफेशनल फर्म्स के लिए सुटेबल है ये, मीडियम स्केल बिजनेसेस में भी और फैमिली बिजनेसेस में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताएं।